वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को देख रहे थे। अगर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की बात की जाए तो हमने एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस को देख लिया था। अब हम बात कर रहे थे मेडिसिन में एप्लीकेशंस। जबकि मेडिसिन में भी जो एप्लीकेशंस थी हमने उसे ग्लो फिश तक देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं गोल्ड फिश पर। देखिए गोल्ड फिश क्या है। पहली बात तो ये ट्रांसजेनिक फिश है। अगर गोल्ड फिश की बात की जाए तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो रिवर होती है या जो लेक होती है वो ऐसे एरियाज में होती है। रिवर या लेक ऐसे एरियाज में होती है जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से रिवर या लेक का जो वाटर है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है या आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं। आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं, पानी जम जाता है। टेम्परेचर बहुत कम है तो पानी क्या हो गया, आइस के क्रिस्टल में चेंज हो गया। पानी बहुत क्या हो गया, जम गया। अगर पानी जम गया तो पानी में रहने वाली मछली है, फिशेस है, वो भी क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। फिश क्या हो जाएगी, जैसे ही पानी जमेगा तो फिश क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। फिश फ्रीज होगी। तो अब इसे देखते हुए एक ट्रांसजेनिक फिश या गोल्ड फिश बनाएगी जिसमें सैल्मन फिश में एंटी फ्रीजिंग को डाला गया। एंटी फ्रीजिंग को डाला गया। जैसे ही सैल्मन फिश में एंटी फ्रीजिंग को डाला गया तो क्या हुआ, इसने एंटी फ्रीज प्रोटीन बनाया। और ये जो आइस के क्रिस्टल है, आइस के क्रिस्टल नहीं बनने देता, आइस के क्रिस्टल नहीं बनने देता। और इस फिश का नाम क्या रखा, गोल्ड फिश। देखिए जब टेम्परेचर कम है तो लेक या रिवर का जो वाटर है उसके क्या बन जाएंगे, आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे, यानी वो जम जाएगा। और उसी कारण से फिश के अंदर भी तो वाटर होता है, वो भी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जिस कारण से फिश भी क्या होगी, फ्रीज होगी। इसे देखते हुए हमने एक साल्मन फिश बनी। साल्मन फिश में हमने क्या डाला, एंटी फ्रीजिंग को डाला। साल्मन फिश में हमने क्या डाला, एंटी फ्रीजिंग डाला, जिसने एंटी फ्रीज प्रोटीन बनाई। ये एंटी फ्रीज प्रोटीन जो आइस के क्रिस्टल है उसे बनने नहीं देगी। क्योंकि ये फिश के अंदर प्रोटीन है तो फिश के अंदर आइस के क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे, जिस कारण से फिश जो है वो फ्रीज नहीं हो पाएगी। इस फिश को क्या बोला, गोल्ड फिश बोला। ठीक है, तो ये आगे ट्रांसजेनिक फिश कौन सी, गोल्ड फिश। और देखते हैं देखिए बहुत सारी ऐसी फिश होती है जिसमें हम ग्रोथ हार्मोन को इंसर्ट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन को उसके अंदर डाला जाता है और ग्रोथ हार्मोन को उसके अंदर डालकर उस फिश के साइज में इंक्रीज किया जाता है। जो कि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, इसके जेनेटिक में चेंज ला रहे हैं, जेनेटिक्स में चेंज ला रहे हैं। तो ये भी एक बायोटेक्निकल या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहां पर फिश में ग्रोथ हार्मोन डालकर फिश का साइज बढ़ाया जा रहा है, जिससे फिश का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसी फिश होगी, ये भी ट्रांसजेनिक फिश है, जिसमें फिश में ग्रोथ हार्मोन डालकर उसके साइज को इंक्रीज किया जाता है और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। अगर मैं देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो बहुत से ह्यूमन ड्वार्फ होते हैं।
बोने होते हैं, उनका जो कद है वो बहुत छोटा होता है, ड्वार्फ होते हैं। जैसे सर्कस में आप जोकर्स को देखते हो, वो कैसे हैं? ड्वार्फ है। ह्यूमन में कैसे हैं? ड्वार्फ है। कुछ ह्यूमन कैसे हैं? ड्वार्फ है। और इन ड्वार्फ ह्यूमन का इलाज करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन को, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। सर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब हम यहां पर एमआरएनए का यूज करते हैं और एमआरएनए से डीएनए बनाया जाता है। देखो, डीएनए से आरएनए बनना तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन यहां पर आरएनए से डीएनए बनना है तो कैसा है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और ये डीएनए यहां पर जीन के रूप में काम करेगा। किस पे? ई कोलाई बैक्टीरिया में। और यहां पर डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनाई जाएगी? प्रोटीन, जो कैसी होगी? जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाएगी। और वही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ई कोलाई से अलग करके, ई कोलाई से अलग करके इसे किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ड्वार्फ ह्यूमन, ड्वार्फ ह्यूमन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए, कुछ ह्यूमन ड्वार्फ पैदा होते हैं, उनमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं पाया जाता, इसलिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को बैक्टीरिया ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे किया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, यानी एमआरएनए से डीएनए बनाकर इस डीएनए को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया में। ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन क्या बनाएगी? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाएगी। और वहां से बैक्टीरिया से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को लेकर ड्वार्फ ह्यूमन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद देखते हैं इंटरफेरोन्स के बारे में। देखिए, इसके बाद करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। अगर मैं इंटरफेरेंस के डिस्कवरी की बात करूं तो किसने की थी? लिंडेनमैन एंड आइजैक ने, लिंडेनमैन और आइजैक ने। अच्छा, इंटरफेरोन्स होते क्या है? बेसिकली ये प्रोटीन्स है, या इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी या सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ह्यूमन की बॉडी या सेल से क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये है क्या? ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, जो कि ह्यूमन की बॉडी या सेल से क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एंटीवायरल प्रोटीन है। एंटीवायरल प्रोटीन है। ये प्रोटीन वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं, वायरस की ग्रोथ नहीं होने देते, या यूं कहूं तो एंटी ट्यूमर प्रोटीन है। इसे एंटी कैंसरस प्रोटीन भी कह सकते हो, ट्यूमर होने को रोकते हैं। देखिए, पहली बात तो जो इंटरफेरेंस होते हैं उसकी डिस्कवरी लिंडेनमैन और आइजैक द्वारा की गई थी। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन्स का समूह है, ठीक है, जो बॉडी द्वारा या सेल्स द्वारा क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। ये एंटीवायरल प्रोटीन है। कैसे है? वायरस की ग्रोथ नहीं होने देते, वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं। एंटी ट्यूमर प्रोटीन है। ये जो कैंसर्स है, कैंसर्स को रोकने वाले प्रोटीन है। हम जानते हैं कि चूंकि ये हमारी बॉडी के द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, तो कैसा इम्यून सिस्टम बनाते हैं? इननेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इननेट मतलब जन्मजात। ये जन्मजात सब में होते हैं। इननेट है, जन्मजात है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट है, ठीक है, जो कि एंटीवायरल प्रोटीन है या एंटी ट्यूमर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये आ गया इंटरफेरेंस। और इसका यूज भी कहां किया जाता है? मेडिसिन में, या बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में इसका फील्ड यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक मंकी। मैं ट्रांसजेनिक मंकी के बारे में बात करूं तो हमने मकाका मुलेटा मंकी लिया, मकाका मुलेटा मंकी लिया, उसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन को डाला गया। यह वही जीन है जो हमने ग्लो फिश में डाली थी। मंकी में किस जीन को डाला गया? ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन को डाला गया। ठीक है, यह जीन बेसिकली किससे ली गई थी? जेलीफिश से। जैसे हमने ग्लो फिश तैयार की थी और ग्लो फिश में हमने यहां पर ग्रीन फ्लोरोसेंट जीन का यूज किया था, वैसे ही हमने ट्रांसजेनिक मंकी के लिए भी ग्रीन फ्लोरोसेंट जीन का यूज किया था। और यहां पर हमने एंडी नामक, किसको बनाया? एंडी नामक ट्रांसजेनिक मंकी को बनाया। ठीक है, मंकी में ग्रीन फ्लोरोसेंट जीन को डालकर, जो कि जेलीफिश से ली गई थी, हमने ट्रांसजेनिक मंकी एंडी का फॉर्मेशन किया। अब आगे चलते। देखिए अब आगे चलते हैं जीन थेरेपी पर। जीन थेरेपी की बात की जाए तो सबसे पहले जीन थेरेपी होती क्या है? करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, correcting a defective gene through gene manipulation. कोई डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना किसके द्वारा? जीन मैनिपुलेशन के द्वारा, जीन के मैनिपुलेशन के द्वारा। अगर मैं फादर ऑफ जीन थेरेपी की बात करूं, फादर ऑफ जीन थेरेपी की बात करूं, वो थे F.W. एंडरसन। F.W. एंडरसन। फ्रेंच विलियम एंडरसन। इन्होंने 4 साल की लड़की जिसका नाम था अशांति डेसिल्वा, अशांति डेसिल्वा में जीन थेरेपी की थी। जीन थेरेपी होती क्या है? करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना किसके द्वारा? जीन को मैनिपुलेट करके। फादर ऑफ जीन थेरेपी F.W. एंडरसन थे, फ्रेंच विलियम एंडरसन थे। इन्होंने 4 साल की लड़की अशांति डेसिल्वा में जीन थेरेपी की थी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक 4 साल की लड़की थी जिसका नाम था अशांति डेसिल्वा। क्या नाम था? अशांति डेसिल्वा। इसमें एडीए जीन की कमी थी, एडीए जीन की कमी थी, जिस कारण से एडीए एंजाइम नहीं बन पा रहा था। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। चार साल की लड़की अशांति डेसिल्वा में एडीए जीन एडिनोसिन डीएमिनेज जीन की कमी थी, जिस कारण से एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन पा रहा था। हुआ क्या? इसके ना बनने के कारण बी और
टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हुआ। मैच्योरेशन नहीं हुआ। जब इनमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम ही नहीं बना तो बी और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हो पाया, जिस कारण से ये इम्यूनो रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं कर पा रही थी, इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं कर पा रही थी। इससे जो डिजीज हुई उसे बोला गया SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डिजीज। देखिए, अशांति डा सिल्वा में एडीए जीन नहीं था तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बना, जिस कारण से बी और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हो पाया, जिस कारण से इम्यूनो रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स ये नहीं जनरेट कर पाई, इम्यूनिटी नहीं थी। तो इस कारण से इस डिजीज को बोला गया सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, SCID। ठीक है, पहले इसका क्या उपचार था? देखिए, जैसे ही इसमें एडीए की कमी हुई तो पहले क्या करते थे? पहले होता था बोन मेरो ट्रांसप्लांट। बोन मेरो को ट्रांसप्लांट किया जाता था। बोन मेरो को क्या किया जाता था? ट्रांसप्लांट किया जाता था। या जो एंजाइम है उसकी थेरेपी दी जाती थी। बार बार एक्टिव एंजाइम को क्या किया जाता था? इंसर्ट किया जाता था। बार बार एक्टिव एंजाइम को इंजेक्शन के द्वारा इसे डाला जाता था। लेकिन 14 सितंबर 1990 में 14 सितंबर 1990 में इस लड़की की जीन थेरेपी की गई। क्या की गई? जीन थेरेपी की गई। ठीक है, जीन थेरेपी कैसे की गई उसको देखिए। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया गया? ब्लड में से लिम्फोसाइट्स की जो सेल थी उन्हें अलग किया गया। ब्लड में से लिम्फोसाइट को अलग किया गया। ठीक है, अब इस लिम्फोसाइट को आउटग्रोथ करवाया गया। बाहर क्या करवाया गया? ग्रोथ करवाया गया। ठीक है, इस लिम्फोसाइट की ग्रोथ करवाई गई। कहां? कल्चर मीडियम में। हमने सबसे पहले ब्लड में से लिम्फोसाइट की सेल को अलग किया, उसे कल्चर मीडियम में क्या करवाया? ग्रो करवाया। अब रेट्रो वायरस के जरिए हमने इसमें वो एडीए एक्टिव जीन को डाला। किसमें डाला? लिम्फोसाइट। एडीए एक्टिव जीन या एडीए एक्टिव को इसके अंदर ट्रांसफर किया और बाद में इसे वापस उस गर्ल के अंदर इसे क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से हमने इस जीन को, क्योंकि जीन का क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जीन का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। यहां प्रोडक्ट नहीं डाल रहे, जीन डाल रहे हैं। तो जीन का क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशन कर रहे हैं। डिफेक्टिव जीन का क्या कर रहे हैं? उसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। तो यहां पर जीन को गर्ल के अंदर ट्रांसफर किया गया। उसकी लिम्फोसाइट में जो जीन डाली उसमें ट्रांसफर किया गया। मैंने एक शब्द लिखा है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब क्या? देखो, हमने एक स्वस्थ व्यक्ति से जीन किस रूप में दी? आरएनए के रूप में। आरएनए से हमने cDNA बनाया और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
हमने स्वस्थ व्यक्ति से एक एक्टिव एडीए जीन एडिनोसिन डी एमिनेज जीन को लिया एमआरएनए के रूप में और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उसे सीडीएनए के रूप में चेंज किया। और रेट्रोवायरस वायरस है, ये क्या है? वायरस है जो ह्यूमन के अंदर जीन डालने में हेल्प करता है। और रेट्रोवायरस के जरिए इस डीएनए को, इस एक्टिव जीन को गर्ल के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या ये कैसा हुआ, मतलब गर्ल के अंदर वो जीन आ गई तो क्या जीन वो लाइफ टाइम रहेगी या कुछ समय के लिए रहेगी? देखिए, जैसे ही गर्ल के अंदर 4 साल की लड़की के अंदर एडीए जीन आई, ये जीन क्या करेगी? डीएनए से आरएनए बनाएगी, आरएनए से प्रोटीन या एंजाइम बनाएगी। तो क्या बना? एडीए एंजाइम बना, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बना, जिसमें बी और टी सेल का मैचुरेशन हो गया। हमने इस लिम्फोसाइट के सेल्स को वापस ब्लड के अंदर या वापस उस गर्ल के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। लिम्फोसाइट को बाहर निकाला, उस लिम्फोसाइट में बी और उस लिम्फोसाइट में जीन को डालकर वापस गर्ल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर बी और टी सेल का क्या होने लगा? मैचुरेशन होने लग गया। लेकिन हम कोई भी सेल है, क्योंकि ये जीन है तो जीन किसमें जाएगी? सेल के अंदर जाएगी। जैसे ही जीन किसी सेल के अंदर जाती है तो वो जो जीन होगी या जो वो सेल होगी, क्या ये सेल इमोर्टल है, अमर है सेल? नहीं, ये इमोर्टल तो नहीं। सेल इमोर्टल तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं। एक दो सेल थोड़ी है, बहुत सारी, लाखों करोड़ों में। 4 साल की लड़की, कितनी सारी सेल्स होंगी उसमें, लेकिन हमने तो कुछ ही सेल उसमें क्या ट्रांसफर किया है? जीन को ट्रांसफर किया है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जैसे ही सेल की डेथ हो जाएगी तो हमें वापस ये दोबारा करना पड़ेगा। पीरियोडिक होगा, ये पीरियोडिक, हर बार ये रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार जीन ट्रांसफर कर दी तो ये लाइफ टाइम इसका क्योर हो गया। लाइफ टाइम क्योर नहीं होगा, इसे बार बार पीरियोडिक करना पड़ेगा। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि सेल इमोर्टल नहीं है। ये जो जीन हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया ये इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। इसकी कुछ इस दिन टाइम बाद क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो अब क्या करना होगा? देखो, अगर इसका परमानेंट क्योर चाहिए, क्या चाहिए? परमानेंट क्योर चाहिए। तो परमानेंट क्योर कैसे होगा? परमानेंट क्योर के लिए हमें इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ट्रांसफर करना होगा। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, जहां पर कोशिकाओं की संख्या कम है। मान लीजिए एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कुछ ही कोशिकाएं हैं। अब इसमें हमने एडीए जीन को डाल दिया। अब ये कुछ कोशिकाएं लगातार विभाजन करेंगी और नई कोशिकाएं बनेंगी, तो ये जीन अगली कोशिकाओं में जाता जाएगा। लेकिन यहां पर जो 4 साल की लड़की है उसमें पहले ही करोड़ों कोशिकाएं हैं, उसमें हमने कुछ ही कोशिकाओं में ये जीन को डाला है और धीरे धीरे वो कोशिकाएं कैसे हो जाएंगी? डेड होने जाएंगी। तो इसीलिए ये साइकिल को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन यदि इसका परमानेंट क्योर चाहिए तो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये प्रोसेस करना पड़ेगा। यहां पर होगा परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। लेकिन यहां पर अगर 4 साल की लड़की में किया तो इसे बार बार पीरियोडिक करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी जीन थेरेपी। देखिए, अब मैं बात करता हूं ट्रांसजेनिक काउ की। ट्रांसजेनिक काउ
हमने एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई है। इस काउ का नाम क्या रखा है? रोजी। क्या नाम रखा है? रोजी। ठीक है, अगर मैं ट्रांसजेनिक काउ की बात करूं या रोजी की बात करूं तो इसमें क्या किया गया? बेसिकली जो सिंपल काउ थी उसके अंदर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जीन को डाला गया, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जीन को इंसर्ट किया गया और रोजी काउ बनाई। कौन सी काउ बनाई गई है? रोजी काउ बनाई गई है। ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जीन जो है ये क्या करेगा? देखिए, ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, देखो जो काउ होती है ना, काउ में या काउ के मिल्क में, काउ के मिल्क में या तो फैट या कार्ब्स पाए जाते हैं, प्रोटीन बहुत कम पाई जाती है। इसीलिए हमने क्या किया? काउ के अंदर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जीन को डाला जिसने अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन को बनाया। यह प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर यानी 1 लीटर में 2.4 ग्राम था, जो कि नॉर्मल काउ से कहीं ज्यादा था। नॉर्मल काउ का जो मिल्क है उसमें कहीं ज्यादा प्रोटीन इस मिल्क में था। ठीक है, कितना था? 2.4 ग्राम प्रति लीटर था। जो ह्यूमन के बेबीज है, उन्हें जो मिल्क देना चाहिए, एक तो कॉमन काउ आ गई, एक ट्रांसजेनिक काउ रोजी आ गई, तो उसको अगर बैलेंस न्यूट्रिशन देना है तो उसे कौन सा मिल्क देना पड़ेगा? ट्रांसजेनिक काउ रोजी का। ह्यूमन बेबीज के लिए बैलेंस मील बोल सकते हो या बैलेंस मिल्क बोल सकते हो। तो ह्यूमन बेबीज के लिए बैलेंस मिल्क देने के लिए हमने काउ को क्या किया? ट्रांसजेनिक किया, उसमें अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जीन को इंसर्ट किया। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉलेज एक्स्ट्रा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस गिवन बाय, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पोलबर्ग और जैकोब्सन ने? नहीं। मॉर्गन और नॉल ने? नहीं। विल्सन और वॉकर ने? नहीं। आइजैक और लिंडेमैन ने। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज, पहली ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी? डोली थी, पोली थी, मोली थी या रोजी थी? रोजी थी। ग्रेड 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू।